कोरोना के काले दिनों की कहानी है उड़न छू। मेहनत कश अम्बा किस प्रकार से सरकार द्वारा लागू कर्फ्यू को तोड़ते हुए सफलता से घर पहुंचता है। इस अद्भुत कहानी के कहानीकार हैं गजेंद्र रावत। स्वर दे रही हैं चांद। लीजिए पेश है कहानी उड़न छू। एक तो महामारी, ऊपर से कमबख्त लॉकडाउन। जहां दुनिया भर की हालत पतली हो गई थी, वहीं उपजी परिस्थितियों ने अम्बा को भीतर से तोड़ कर रख दिया था। शुरुआत में ही वो टीवी में देख रहा था। लॉकडाउन की अनिश्चितता में घबराकर उस जैसे सैकड़ों प्रवासी मजदूर शहर छोड़कर चल पड़े अपने गांव देहात की ओर, पैदल पैदल। उन्हें रास्ते की मुश्किलों के साथ पुलिस भी निर्ममता से पीट रही थी। ये सब देखकर वो कांप गया, बुरी तरह खौफ खा गया। उससे आगे देखा नहीं गया, टीवी बंद कर दिया, फिर कभी नहीं खोला। वैसे भी वो कैद था एक छोटी सी चार दीवारी में। उदासी भरे समय में वो उन दिनों को याद कर रहा था जब उसका रिक्शा ताबड़तोड़ चलता था। वो मेट्रो स्टेशन से सवारियां उठाता और निकल पड़ता शहर को नापने। गली कूचों में, बाजारों में और दिन भर सड़कों के बिछे जाल पर फिरकनी सा घूमता था। क्या शाही दिन थे वे। जम के मेहनत करते, खूब पसीना बहाते और कमाते। कभी कभार शाम ढले पौवा भी मार लेते। अब ना कोई बात करने को रहा, ना कोई काम रहा। सारे धंधे चौपट हो गए। 2 जून की रोटी भी मैसर नहीं। बहुत बुरे दिन आ गए हैं। दोस्तों की शक्ल देखे भी हफ्तों हो जाते हैं। उसने सोचते सोचते आंखें बंद कर ली। साथ की चारपाई पर रुक्की बैठी हुई थी, सांवली मोहनी सी, कद काठी, नैन नक्श पूछो मत। मुफलिसी की कहीं कोई छाप नहीं थी उसके चेहरे पर, बस नूर था। वो लॉकडाउन से पहले आई एक्सपोर्ट की कमीज़ों पर बटन टांक रही थी। 3 दिन से इसी काम में जुटी हुई थी। वहीं बैठे बैठे नीचे देखते हुए धीमे से बोली, पैसे धेले तो सब बराबर हो गए हैं, ये कमीज़ें कैसे करोगे। अम्बा ने बुझी निगाहों से रुक्की की ओर देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। एक चुप्पी, उदासी और अशुभ की आशंका दोनों के बीच खिंच गई। फैक्ट्री की 3 पर्चियां इकट्ठी हो गई हैं। कुल जमा 1,500 तो होंगे ही। रुक्की फुसफुसाई, लेकिन जाओगे कैसे। मुँह लॉकडाउन चल रहा है ना, बीमारी से तो लड़ लेंगे, मगर सामान सारा ख़त्म हो गया है। ये देखो, सब डब्बे खाली हैं। उसी जरा सी जगह के कोने में सिमटा था सामान। गैस का सिलेंडर, चूल्हा, पतीली, दीवार से सटे 2-4 बर्तन और कुछ प्लास्टिक के खाली डिब्बे। यही थी रसोई। सब खाली। ये सुनकर अम्बा के अंदर अजीब सी सनसनी भर गई। भीतर उदासी और घनीभूत हो गई। वो सोचने लगा, घर में सब खत्म, रुपए, पैसे। उसने एक लंबी सांस खींची और ताकत जुटाकर बोला, मैं जाऊंगा, पर्चियां दे देना। मुझे डर लग रहा है, हर तरफ तो पुलिस लगी हुई है। कैसे जाओगे। रुक्की की आवाज़ कांप रही थी। वो सहमी हुई थी। डरने से क्या होगा। उसने सिर हिलाया और फुसफुसाया, पटरी पटरी चला जाऊंगा, कल तक हो जाएंगी ना सारी कमीजें। लाला से भी बात कर लेना फ़ोन से। हाँ हाँ, मैं कर लूँगी। डर अभी भी रुक्की के दिल दिमाग पर काबिज था। वो अब अम्बा के बारे में सोच रही थी। कैसे जाएंगे। हाय राम। पूरा दिन बोझिल, हताशा और चिंता में बीता। रात भी पहले जैसी नहीं रही कि दिन भर के थके मांदे शरीर को पड़ते ही नींद आ जाती थी। लेकिन अब जागी आंखों में
बुरे बुरे ख्याल पीछा ही नहीं छोड़ते थे, और अगर ज़रा देर आंखें बंद भी हो जाएं तो सपनों में डर, छटपटाहट और बेचैनी इस कदर बढ़ जाती है कि घबरा के नींद खुल जाती है। अनिद्रा और अवसाद दिमाग में जमता रहता। वे जैसे तैसे लेट तो गए, बत्ती बुझा दी, मगर आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वे लगातार करवटें बदल रहे थे। अम्बा नीचे लेटी रुक्की की ओर देखने लगा और वो दुबकी हुई थी। वो सोचने लगा, पहले हम कितना प्यार करते थे। कैसे कहती थी रुक्की, तुमसे तो बस रात दिन यही करवा लो, फिर हंस देती थी। अब कहाँ गई वो हंसी, वो प्यार, आलिंगन। देर तक अम्बा की आंखों में विगत स्मृतियां उभरती रही। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये सब गए जमाने की बातें हों। अम्बा सुबह सुबह घर से निकल पड़ा। उसके मुंह पर मास्क और एक कंधे पर झोला लटक रहा था। फैक्ट्री मालिक के हाथों की बनी 3 पर्चियां तथा उसका पता उसकी जेब में था। वो बस्ती के सकड़े रास्तों के जाल से गुजरता हुआ बाहर निकल आया। नजरें चौकन्नी और सावधान थी। चारों ओर देखते हुए उसने सामने के फ्लैटों की गलियों से जाना बेहतर समझा। दबे कदमों से बीचों बीच आगे बढ़ता जा रहा था। फ्लैट पार हो गए तो कोठियों की कतारें शुरू हो गई। चारों तरफ सुनसान था। वो सड़कों पर आने से बच रहा था क्योंकि वहाँ पुलिस का पहरा होने की संभावना ज़्यादा थी। कोठियों के बीच से गुजरता वो मेन सड़क तक पहुँच गया। जो मजबूरी थी उसी को पार करने पर वो पटरी पटरी जा पाता। उसने आड़ लेकर पहले सड़क के दोनों तरफ देखा। हर ओर गहरी खामोशी फैली हुई थी। कहीं कोई ट्रैफिक नहीं था। दूर दूर तक आदमी ना आदमी की जात। एक तीखी सिहरन सी उसके भीतर दौड़ गई। डर नई शक्ल अख्तियार कर उसकी धड़कनों को बढ़ा रहा था। वो अपने घर से जितना दूर आ गया था, परेशानी और उलझनें उसी अनुपात में बढ़ती जा रही थी। उसने एक बार फिर दोनों ओर देखा और दौड़कर सड़क पार कर ली। सामने घने पेड़ों का छोटा सा जंगल था। वो पेड़ों के बीच से रास्ता बनाता रेल के ट्रैक पर पहुंच गया। पटरी की ऊंचाई चढ़ते हुए उसने दोनों ओर देखा। वहाँ सब खाली था। उसने दाहिने से पटरी पकड़ ली और नाक की सीध में किनारे किनारे चलने लगा। घनी झाड़ियों के बीच से कभी सड़क का एक हिस्सा दिखाई दे जाता तो वो वहाँ पर अपनी चाल बढ़ा देता। सड़क की ओर से शोर सुनाई दिया। उसने झाड़ियों के बीच से देखा। सड़क पर 25-30 की संख्या में पुलिस बल मोटरसाइकिलों पर सवार एक साथ निकल रहे थे, मानो पूरी धरती पर उनका शासन चलता हो। अचानक अम्बा के मुंह से निकला, पुलिस राज। उसने डर से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और उनके गुजरने तक सांस रोके झाड़ियों की ओट में खड़ा रहा। और आगे जाकर अम्बा ने पटरी छोड़ दी। उसे एक्सपोर्ट फैक्ट्री के मालिक का घर ढूंढने में अधिक परेशानी नहीं उठानी पड़ी। किस्मत अच्छी थी कि बिना किसी हील हुज्जत के पर्चियां दी और पेमेंट मिल गई। बहुत दिनों बाद खुशी अम्बा के अंतर्मन तक पहुंची थी। वो लौट गया। उसकी चाल में उमंग थी। फिर पटरी पटरी हो लिया। वो अविराम चलता रहा। उसने बीच के फाटक से पहले झाड़ियों के मध्य जगह बनाकर सड़क की ओर देखा। वहाँ बस स्टैंड का पिछला हिस्सा दिखाई दे रहा था, जहाँ कोई नहीं था। अपने पक्ष में परिस्थिति को पाकर वो सोचने लगा, रास्ता बदल लूँ, बस स्टैंड के साथ के सबवे से सड़क पार कर लूँगा और आगे की बिल्डिंगों के बीचों बीच से सीधा घर, आसान हो जाएगा। पक्का निश्चय करने के लिए अम्बा ने फिर एक बार झाड़ियों से बस स्टैंड की ओर देखा और हिम्मत जुटाते हुए उस ओर कदम बढ़ा दिए। बस स्टैंड के सामने पहुंचा तो हक्का बक्का रह गया। उसकी घिघी बन गई। 3 पुलिस वालों ने एक लड़के को स्टैंड के भीतर
मुर्गा बनाकर रखा था। उसे देखते ही वे उस पर झपटे और घेरा बनाकर छप्पर के नीचे ले आए। अम्बा को टीवी पर देखे मजदूरों की पिटाई के सीन याद आने लगे। कहाँ जा रहा है? एक सिपाही ने पूछा और दूर से 2 डंडे उसकी टांगों पर जड़ दिए। वो तिलमिला गया और दर्द से चीख उठा। दूसरा सिपाही डंडे से इशारा करते हुए बोला, साले, सारे देश में लॉकडाउन चल रहा है और तू चल मुर्गा बन जा। वो चुप बना खड़ा रहा। अभी मुर्गा क्यों नहीं बनता? सभी सिपाही उससे दूरी बनाए हाथों में डंडे लिए खड़े थे। नहीं बनूंगा। अम्बा अभी भी अपने दर्द वाली जगह को मसल रहा था। वे तीनों इस तरह साफ साफ हुक्म की अवहेलना पर लाल पीले हो गए। गुस्से में एक ने अम्बा की दूसरी टांग पर लाठियां चला दी। चल साले, जेब उल्टी कर। दूसरा सिपाही लाठी से उसे ठेलते हुए बोला। वो चुप खड़ा रहा। तीसरा सिपाही, जो अब तक खामोश खड़ा था, अंधाधुंध उस पर लाठियां मारने लगा। साले, समझता क्या है अपने आप को? अम्बा भीषण दर्द से चिल्लाता रहा और सिर को बाजुओं में छिपाकर बचाने की कोशिश करता रहा। चल, जेबें उलट। उसने पतलून की दोनों जेबें उलट दी। वे खाली थी। ऊपर वाली तेरा बाप दिखाएगा? वे तीनों महामारी उन तक आने के डर से दूर खड़े थे। उसने ऊपर वाली जेब भी दिखा दी। वो भी खाली थी। कंगला साला, अकड़ ऐसे रहा है जैसे लाखों रुपए लेकर चलता हो। वह सिपाही चिढ़कर बोला, चल मुर्गा बन जा। स्टैंड के किनारे जो लड़का मुर्गा बना हुआ था, उसने कानों पर से पकड़ ढीली छोड़ दी थी। वो सिपाहियों की गतिविधियों पर नज़र रखे हुआ था। उन तीनों ने अम्बा पर घेरा डाल दिया था। उनमें से एक सिपाही बोला, अंदर की जेब दिखा। पहले वो चुप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, अंदर कोई जेब नहीं है। मैं सब जानता हूँ सालो, तुम्हें रहता कहाँ है तू? बी ब्लॉक की झुग्गियों में। झुग्गियों में? फिर यहाँ कहाँ मर रहा है? वो चुप रहा। तुम साले झुग्गी वाले महामारी फैला रहे हो। अब तो तुम मुर्गा बन जा बस। अचानक ही एक अजीब सी अफरा तफरी मच गई। स्टैंड के कोने में मुर्गा बना हुआ लड़का सबवे की तरफ भाग खड़ा हुआ। तीनों सिपाहियों ने आप देखा ना ताव उसको पकड़ने पीछे भाग पड़े। अम्बा के लिए गोल्डन चांस था। उसने देर नहीं की, भाग पड़ा विपरीत दिशा में, रेल की पटरी की ओर। वो पटरी कुछ दूर तेजी से भागा, फिर चलने लगा। वो अभी भी बार बार पीछे देख रहा था कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। धीरे धीरे वो आश्वस्त होता चला गया। अब उसकी चाल में जीत का गर्व था और 2000 के नोट की गर्मी। दर्द के बावजूद एक उमंग उसके भीतर करवटें ले रही थी। वो चलता जा रहा था और सोच रहा था, रुक्की को बताएगा। पुलिस को चकमा दिया। 2000 का नोट उसके जूते में है। वो तीनों के तीनों फुद्दू साले भाग लिए लड़के के पीछे। वो मन ही मन हंसा। एक ऊर्जा और विश्वास उसके भीतर जागने लगा। उसने आकाश की ओर देखा। सूरज सिर पर था। उसे याद आया, अभी सड़क भी पार करनी है और रुक्की को बहुत सारी बातें बतानी है। 1500 के बदले 2000 दिए हैं। अच्छा आदमी है लाला। और हाँ, सबसे ज़रूरी, अगर उड़न छू का चांस नहीं मिला होता तो मैं फंस गया होता। भला हो उस लड़के का। और उसने तेजी पकड़ ली।